26 जनवरी पर गरीब परिवार ने खाया शाही पकवान। अरे शर्म नहीं आती, पित्ती भरसा है और खाने की चोरी कर रहा है। नहीं अंकल, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बहुत जोरों की भूख लगी थी और अभी भंडारा शुरू होने में वक्त था, इसलिए मैंने 2 लड्डू ले लिए। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? अभी तुम लोगों को जेल भिजवाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर उस बच्चों के माता पिता आते हैं। यही सिखाते हो अपने बच्चों को? शक्ल से तो काफी भोले भाले दिख रहे हैं, लेकिन नियति तुम्हारी चोरों जैसी है। मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, वो भूखा था इसलिए उसने लड्डू चोरी किया, वरना हमने कभी अपने बच्चों को चोरी करने का कभी संस्कार नहीं दिए। अरे बकवास बंद करो, अपनी बड़े आए मासूम बनने वाले। आखिरकार क्यों इस छोटे से बच्चे ने 26 जनवरी के समारोह में लगे हुए पकवानों में से ये लड्डू चोरी किए थे, जिसके चलते उसके माता पिता को इस तरह यूं सबके सामने बेइज्जत होना पड़ रहा था। इसे जानने के लिए आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ बस करो ना, मेरा पेट भर गया है, और कितना खिलाओगी? अरे बेटा, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने तो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भी बनाया है। आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बहुत सारे शाही पकवान बनाए हैं। शोभा अपनी बेटी आंचल को अपने हाथों से खाना खिला रही थी कि तभी शोभा के घर में काम करने वाली नौकरानी अपर्णा डाइनिंग टेबल पर लगे इतने सारे शाही पकवानों को देखने लगती है। ये गरीबी कितना एहसास दिलाती है ना कि पैसे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ ये लोग शाही पकवान खा रहे हैं और मेरे घर में ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता। काश मैं भी अपने बच्चों को ऐसा शाही पकवान खिला सकती। अरे ओ नौकरानी, क्या घूर घूर के देख रही है खाने को? अब क्या नजर ही लगाकर मानेगी क्या? जा यहाँ से और किचन साफ कर। अपनी मालकिन शोभा के चिल्लाने पर बेचारी अपर्णा किचन में सफाई करने चली जाती है। वहीं शोभा बचा हुआ खाना ले जाकर सीधा कूड़ेदान में फेंक देती है। अपर्णा उस खाने को कूड़ेदान से निकालने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि 2 गायों ने उस कूड़ेदान में मुंह डाल रखा है और वो सारे खाने को खा रहे हैं, जिसे देख कैसी किस्मत है हमारी। कूड़े में फेंका हुआ खाना भी खाना हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। अपर्णा अपने आंसू साफ करती है और सारा काम खत्म करके घर आ जाती है। वहीं थोड़ी देर में अपर्णा का पति रमन भी घर आता है। आज रमन अपने साथ एक समोसा लेकर आता है। आज फैक्ट्री मालिक ने सभी मजदूरों को एक एक समोसा बंटवाया था। मैंने खाया नहीं और मैं यहाँ ले आया, सोचा आप सबके साथ मिलकर खाऊंगा। इस एक समोसे में क्या ही किसी का पेट भरेगा रमन, तू इसे वहीं खा लेता, कम से कम तेरा पेट तो भर जाता। ऐसे कैसे खा लेता? बाहर कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले आपका, अपर्णा और बच्चों की सूरत मेरे सामने आती है। रमन सभी को उस एक समोसे में से तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा समोसा का हिस्सा दे देता है और पूरा परिवार उसे ही खाकर सो जाता है। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार को हर 2 से 3 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता था, वो भी ऐसा खाना जिससे उनका आधा पेट तक नहीं भरता था। ये क्या, आज भी माँ ने 1 रोटी दी है। ये लो, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी मैं खा लूंगी। पहले माँ कम से कम टिफिन में अचार और चटनी तो रख देती थी, लेकिन आज तो ये भी नहीं है। इस आधी सूखी रोटी में क्या ही पेट भरेगा हमारा। दोनों बहन भाई उस एक रोटी को तोड़कर आपस में बैठकर खाने लगते हैं। वहीं क्लास के दूसरे अमीर बच्चे, देखो विजय, आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए शाही पनीर और ये दम पुलाव बनाया है। मैं तो मोतीचूर का लड्डू और साथ में ये बिरयानी लेकर आया हूँ। सभी बच्चों को इतना अच्छा अच्छा खाना खाता देख कार्तिक और चिंकी के मुंह में पानी आता है, लेकिन बेचारे बच्चे किसी से खाना नहीं मांगते और पेट भरकर पानी पी लेते हैं। वैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे 26 जनवरी के दिन करीब आने लगे थे, जिसके चलते आस पड़ोस में कई सारे लोग अपने घरों पर नया पेंट करवा रहे थे, तो कई सारे लोग 26 जनवरी के लिए तिरंगे की साड़ी और कपड़े खरीद रहे थे। अरे ये क्या पढ़ना बहन, इस साल भी तुमने 26 जनवरी पर अपने घर में कुछ नहीं करवाया। जरा मेरा घर देखा, मैंने तो बिल्कुल तिरंगे के रंग का पेंट करवाया है और इस बार तो मैंने बनारस सिल्क की तिरंगे जैसी साड़ी भी ऑर्डर पर बनवाई है और हम तो इस बार काफी बड़ी पार्टी भी कर रहे हैं 26 जनवरी पर। आखिरकार ये हम भारतवासियों के लिए इतना खास दिन जो है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता होगा। तुम्हारे घर में एक वक्त का खाना बन जाता है, वही बड़ी बात है। विमला दिखावा करते हुए अपर्णा को काफी सारे ताने देती है और ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है और आज इन लोगों के घर के पास ही एक भंडारे का आयोजन हुआ था। पूरा परिवार भंडारे का खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन भंडारे वाला उन्हें खाना नहीं देता। अरे भाई साहब, लेकिन ये तो गलत बात है ना। ये भंडारा तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें तो बस आप लोग अपने ही आदमी बिठाए जा रहे हैं।
अरे ये भंडारा हम करवा रहे हैं, तो इस भंडारे में भी वही खाएंगे जिसे हम खिलाना चाहेंगे, समझे? तुम जैसे गरीब भिखारी के लिए भंडारा नहीं है, निकलो यहाँ से। बेचारा पूरा परिवार जितनी आज से इस कड़कड़ाती ठंड में भंडारे का खाना खाने के लिए आ गया था, उतना ही दुखी होकर वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अपर्णा अपने दोनों बच्चों के साथ आज पार्क में धूप सेकने के लिए जा रही होती है कि तभी दोनों बच्चे देखते हैं कि 26 जनवरी की तैयारी के चलते आसपास के कई पकवानों की दुकानों पर तिरंगे के रंग की मिठाई और पकवान बना रहे हैं, जिसे देख माँ देखो ना, वहाँ पर तिरंगे के रंग की कितनी अलग अलग मिठाई और पकवान बना रही है। जरा उस गाजर के हलवे को भी तो देखो, वो भी तिरंगे के रंग का है। माँ साल भर कुछ नहीं बनाती हो, लेकिन 26 जनवरी पर तो पकवान बनाओगे ना। आस पड़ोस में और हमारे सभी दोस्तों के घरों पर 26 जनवरी के लिए पकवान बन रहे हैं, और हमारे घर पर भी पकवान बनेंगे ना। अभी दोनों बच्चों की तरफ देखकर अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे ही और कुछ दिन गुजर जाते हैं। जनवरी का दिन होता है जहां सभी के घर 26 जनवरी के घर सजे हुए थे। सभी के घरों में 26 जनवरी के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे थे। वहीं इस गरीब परिवार के घर पर मायूसी छाई हुई थी। माँ 26 जनवरी है, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, हमें भी बाहर ले चलो ना, हम घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं। दोनों बच्चों को उदास देख पूरा परिवार अब 26 जनवरी के लिए बाहर घूमने के लिए जाता है और इधर उधर आसपास ही सब लोग घूमने लगते हैं। तभी रमन की नजर एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी का मालिक बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था, जिसे देख रमन उनके पास जाता है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब हो गई? भाई साहब समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। अर्जेंटली मुझे एक 26 जनवरी के समारोह में जाना था और यह गाड़ी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कुछ वक्त मैकेनिक की दुकान पर काम किया है, अगर आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी देख लूं। रमन उस आदमी की गाड़ी को देखता है और कुछ देर में उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो पूरा परिवार घूमते घूमते एक 26 जनवरी के समारोह में पहुंचता है, जहां पर ढेर सारे 26 जनवरी के पकवान लगे हुए थे। वो पकवान खुले नहीं थे, लेकिन उन पकवानों को देख कार्तिक के मुंह में पानी आ रहा था और वो चुपके से 2 लड्डू चुरा लेता है। तभी कार्तिक को लड्डू को चोरी करते हुए एक आदमी देख लेता है, जिसके चलते वो कार्तिक और उसके पूरे परिवार को काफी बेइज्जत करता है। अरे शक्ल से तो इतने मासूम लग रहे हो, लेकिन जरा इनकी नियति तो देखो, चोर कहीं के। इतना कहकर वो आदमी कार्तिक को जोर से धक्का दे देता है। कार्तिक गिरने ही वाला होता है कि तभी जिस आदमी की रमन ने मदद की थी, वो आदमी आकर कार्तिक को गिरने से बचा लेता है। दरअसल उस आदमी का नाम जितेंद्र था और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि एक मिनिस्टर था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस मासूम बच्चे को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर इसे कहीं चोट लग जाती तो? अरे आपको पता नहीं है, यह मासूम सा दिखने वाला बच्चा लड्डू की चोरी कर रहा था। तो क्या हुआ? लड्डू ही तो चुराए हैं इसने, कौन सी तुम्हारी जायदाद ले ली? जितेंद्र अपने हाथों से कार्तिक को खाने के लिए लड्डू देता है और देखता है कि कार्तिक के माता पिता कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्होंने उसकी मदद की थी। अरे आप लोग तो वही हैं। आप इस समारोह में आ रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको अपने साथ ही ले आता। वैसे ऐसी क्या परेशानी थी जो कार्तिक ने इस तरह लड्डू चुराई? क्या ये इसका बचपना था या कोई और कारण है? जितेंद्र के पूछने पर रमन और अपर्णा आंखों में आंसू लिए उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुन न जाने हमारे देश से गरीबी कब मिटेगी। आप लोगों ने मेरी मदद की और मैं ठीक से आपको थैंक यू तक नहीं बोल पाया। आज मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को शाही खाने का आमंत्रण है। जितेंद्र की बात सुनकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद जितेंद्र उस पूरे गरीब परिवार के लिए शाही खाना मंगवाता है और पहली बार वो गरीब परिवार शाही पकवान खाता है। माँ देखो ना, यहाँ कितने सारे पकवान है, लड्डू, गुलाब जामुन, पनीर, मिक्स वेज, हलवा, सब कुछ है। बाबा आप ये बिरयानी का अगर देखो, ये वेज बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, सबसे अच्छी तो मुझे यही लगी। बेटा तुम तो हमारे जीवन में भगवान बनकर आए और हम भूखे गरीब लोगों की मदद की। भगवान करे तुम सदा खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। परिवार को खुश देख जितेंद्र भी काफी खुश होता है, जिसके बाद अब जितेंद्र रमन को अपने यहाँ ही एक नौकरी पर रख लेता है और अब रमन मिनिस्टर के यहाँ नौकरी करके धीरे धीरे अपने परिवार की हालात को बदलता है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। सरसों का साग खिलाएंगे, पटना लौट के न जाएंगे, अजी मक्के की रोटी बनाएंगे, मक्खन हम खूब लगाएंगे। लो भैया, चढ़ गई हांडी चूल्हे पर। अब जितनी देर में साग उबलेगा, मकई का आटा गूंथ लेते हैं।
तभी ठंड और कपकपी से इमली के हाथ से कटौती छूट जाती है। गई भैंसियां पानी माँ, हाय दैया, कहीं जेठानी जी उठ गई हो, पता चले कमरे से निकलकर हमारी क्लास लगाने आ रही हो। इधर डर के मारे इमली की सिट्टी पिट्टी गुल थी, उधर कमरे में खटपट की आवाज से जेठानी, काव्या और शेफाली आग बबूला होकर उठ जाती हैं। ओ गॉड, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, किसकी शामत आई है जिसने हमारी नींद खराब की। ये कमरे के अंदर इतना धुआं धुआं कैसे आ रहा है, जाके देखती हूँ। कपकपाते हुए शेफाली और काव्या आंगन में आती हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आंगन में घना कुहासा छाया था और देवरानी खुले आंगन में खाना बना रही थी। हे भगवान, ये सिरफिरी देवरानी कभी नहीं सुधरने वाली, कितना भी समझा लो इसे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। इस देवरानी ने तो नाक में दम कर दिया है, देखो ठंड से दांत बज रहे हैं, फिर भी लगी पड़ी है खुले आंगन में खाना बनाने में। अरे पहले क्या कम नाक में दम किया हुआ था, जो अब इसे रात जगा करने की बीमारी भी लग गई। वैसे तो देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक होना आम बात है, मगर शेफाली और काव्या के दिल में अपनी इकलौती देवरानी के लिए इतनी खटास क्यों भरी थी। दूसरी गौर करने वाली बात ये भी थी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में देवरानी खुले आंगन में खाना क्यों बना रही थी। तो चलिए देखते हैं सारे मसले को शुरू से। तो चलिए शुरुआत आलोकनाथ निवास की रसोई से करते हैं। शेफाली, और पराठे तैयार कर दिए हों तो दे दो, सब लोग और मांग रहे हैं। हे भगवान, बस यही चीज मुझे बुरी लगती है, ससुराल वाले सर पर चढ़ जाते हैं। एक तो ये आलू मूली के पराठे बनाना मुझे मुसीबत लगती है, लो ये बनाओ, मसाला भरो और बेलने के पराठे फट जाते हैं। अरे बड़की पोता बहू, अरे क्या कर रही है, चूल्हे पर पराठा बनाने में तुझको इतना वक्त लग रहा है, इतनी देर में तो मैं चूल्हे पर भी 1 दर्जन पराठा बना लेती। एक तो ये ददिया सास की भाषणबाजी खत्म नहीं होती। ये लो, ये आखिरी पराठा है, जिसे भी लेना हो दे देना, और बोल देना आलू भी खत्म हो गया और आटा भी। काव्या प्लेट में एक पराठा लेकर हॉल में आती है, जहां नाश्ते की मेज पर सास सुषमा, ससुर आलोक, ददिया सास फूलमती, नंद रोशनी और देवर पति भी मौजूद थे। ये क्या भाभी, बस एक पराठा, इसमें कौन कौन खाएगा? मिल बांट कर सब लोग एक एक बाइट खा लीजिए और जल्दी कीजिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन की बात बीच में लाकर बात टाल रही है, पेट भर नाश्ता भी नहीं करवाया दोनों, क्योंकि दोनों फूहड़ हैं। वो तो मैं हूँ इस घर में जो दोनों की हेकड़ी निकली रहती है, वरना ठंड में रोज रोज होटल से खाना मंगवाया जाए, रजाई जो नहीं छोड़ा जाता। ये दादी जी बाल की खाल निकालती हैं। दादी माँ, हम दोनों ने सोचा इतने घंटे ट्रेन का सफर तय करके जाना है ना, इसलिए हल्का फुल्का ही नाश्ता करवाया जाए। आप लोग भारी भरकम खा लेते हैं तो बैठे बैठे बदहजमी हो जाती। आलोकनाथ जी का परिवार हर तरह से संपन्न थे, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन आलीशान घराना और खास करके किचन हर तरह की फैसिलिटी से भरा हुआ था। फिर भी खाना बनाने में दोनों बहुएं सादा खाना बनाने के अलावा पकवान बनाने में आनाकानी करती थी। पूरा परिवार ट्रेन से शादी में बनारस आते हैं। सालों बाद गांव देखा है, कितनी तरो ताजगी भरी शुद्ध हवा है यहाँ, चलो आओ बच्चों अंदर आओ। जैसे ही पूरे परिवार वाले अंदर आते हैं तो इमली उन सबको ठंडी ठंडी लस्सी थमाती है। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है, ये लीजिए ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए मलाई मार के। जैसे ही दोनों जेठानी लस्सी में घी देखती हैं तो नखरे चालू कर देती हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में लस्सी कौन पीता है, और इसमें तो कितनी मलाई है, इससे फैट बनता है। अरे ये शहरी बकैती छोड़िए और एक सांस में गटक जाइए, भैंस के गाढ़े दूध की बनी लस्सी है, एकदम गर्माहट आ जाएगी। अरे पी लो बहुओं, गांव के खान पान में ताकत होती है। जी पापा जी। हो गॉड काव्या, अगर वेलकम ग्लास का साइज इतना है तो क्या होगा लंच डिनर में। ऐसे ही रात ढलती है, 3-4 औरतें खुले आंगन में इमली के साथ खाना बनाती हैं। इमली का चुलबुला मिजाज देखकर शुभम उसे पसंद करता है, जिससे दोनों भाभियां खफा हो जाती हैं। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, हम दोनों मानते हैं कि इमली अच्छी लड़की है, लेकिन है तो वो गाँव की और हम शहर के, वो हमारे तौर तरीके में कैसे घुलेगी मिलेगी। तुम दोनों ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो, अब तो इमली ही मेरी तीसरी पोता बहू बनेगी। इस तरह इमली देवरानी बनकर ससुराल आती है। पहली रसोई की रस्म में दोनों जेठानी उसे किचन में लाती हैं और टॉन्ट मारती हैं। चलो प्यारी प्यारी इमली जी, वैसे तो अभी तक तुमने खुले आंगन में खाना बनाया है, लेकिन आज से तुम्हें हाई फाई क्लास किचन के अंदर खाना बनाना है।
बिल्कुल नहीं जेठानी जी, ये किचन कम कैद खाना ज्यादा है। यहाँ खाना बनाने में मर्दम घुट जाएगा। हम तो खुले आंगन में खाना बनाएंगे, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। देवरानी जी, तुम थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या? बाहर का तापमान देखा है कितनी ठंड है। एकदम खुला मौसम है, खाना तो आंगन में बनेगा। इस किचन में धुआं पास होने के लिए चिमनी खिड़की कुछ भी नहीं है। देवरानी सारी सामग्री खुले आंगन में लेकर आती है और चूल्हा बनाकर पकवान बनाती है। क्या जुगाड़ चूल्हा बनाया है हमने। एक साथ हलवा पूरी सब्जी और मटर पनीर की सब्जी, 3 ओवन। क्या सब लोग खाने आ जाइए। पूरे ससुराल वाले थर थर कांपते हुए खुले आंगन में खाने आते हैं। अरे वाह चाची, आज हम खुले आंगन में खाना खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चल जूही बैठ जा। हाँ चलो आर्यन भैया। सब लोग बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, जबकि दोनों जेठानी किलस कर कपकपा रही थी। मुझे तो लगा था सासू माँ देवरानी जी की अकल ठिकाने लाएंगी, मगर देखो सब इतने ठंड में चटोरे की तरह खा रहे हैं। काव्या बैठ जाओ, बहुत दमदार खाना बनाया है तुम्हारी देवरानी ने, खाओ। सच में बरसों के बाद आज इतनी ठंड में खुले आंगन में खाना खा रहे हैं। बहुत खूब छोटी बहू। देखा जेठानी जी, किसी को भी खुले आंगन में खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी तो फिर तय रहा, शाम को हम खुले आंगन में गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाएंगे। सब लोग खुले में खाना खाकर अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं। देवरानी आंगन को साफ करती है। शाम होते होते ओस पड़ने लगती है। अरे वाह बहू, क्या मस्त जबरदस्त घी में चुपड़ी मकई की रोटी बनाई है तूने, एक और देना। माँ जी ही इस तरह खुले में खाना खाकर हमारी कुल्फी जम रही है। आप सबको ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे ठंड को मार गोली बहू, गर्मा गर्म खाना खाओ। इसी तरह देवरानी के ठंड में खुले आंगन में खाना बनाने और खिलाने का सिलसिला जारी हो जाता है। ठंड का टेम्परेचर और घट जाता है और दोनों जेठानी को जुकाम चढ़ जाता है। हच हच, हे भगवान, मेरी तो नाक सुड़ सुड़ कर रही है। देवरानी पता नहीं किस अंबुजा सीमेंट की बनी है जिस पर कड़कड़ाती ठंड का कोई असर नहीं होता। दोनों जेठानी कंबल ओढ़कर बाहर आती हैं, जहां ससुराल वाले स्नोफॉल में खाना खा रहे थे, जिससे दोनों की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, दर्द से मेरा तो सर फटा जा रहा है। बाम लगा के सो जाती हूँ और सुबह जो हो जाए। मैं खुले में ना नाश्ता करूंगी ना डिनर। उसी रात इमली की नींद रात 2 बजे खुल जाती है। उसका ध्यान घड़ी की सुई पर अटकी थी। तड़के सुबह के 4 बजते ही वह आंगन में आती है, जहां सफेद रुई सा कोहरा छाया था। वह खाना बनाना चालू कर देती है। तभी जेठानी आ जाती है। अब देखना ये था किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तुम्हारे दिमाग के पंक्चर ढीले हैं क्या देवरानी जी? आधी रात में खुले में किसके लिए खाना बना रही हो? अरे रात कहाँ है, तड़के सुबह होने वाली है जेठानी जी। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबको जगा के आती हूँ। इतने में ठंड से थरथर कांपते हुए शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। पूरे ससुराल वाले बाहर निकल आते हैं। आधी रात को इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए, इन्हें ठंड ने जकड़ लिया है और आपके घर के बच्चे भी सर्दी जुकाम से सुड़-सुड़ कर रहे हैं। आप लोग ठंड को हल्के में मत लीजिए और घर में रहिए। खुले में बिना काम के मत निकलिएगा। गरम माहौल देखकर इमली कुछ नहीं बोलती, पर काव्या देवरानी पर सारी भड़ास निकाल देती है। मिल गया तुम्हें चैन सुकून देवरानी जी, जाओ अब जाकर खुले आंगन में दावत करो। जेठानी जी, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, मगर हम ठहरे देसी, ये मॉडर्न चूल्हा मिक्सर हमें नहीं चलाना आता। आप दोनों हमारा मजाक उड़ाती, इसलिए हम खुले में खाना बना रहे थे। इमली के पहलू को सुनकर काव्या उसे समझाती है। ठीक है, मैं तुम्हें हर तकनीक इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और अगर तुम्हें शौक हो तो तुम खुले आंगन में खाना बना सकती हो, मगर जब दोपहर में धूप खिलेगी केवल तब। सुबह शाम के टाइम का खाना हम दोनों जेठानी मिलकर देख लेंगे। अंत में देवरानी जेठानियां मिलकर रसोई को कुशलतापूर्वक चलाती हैं।